डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित 7th फेज की जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान कहें या राजनीति शास्त्र कहें या नागरिक शास्त्र कहें या सिविक्स कहें, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो सीरीज 7th सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ ही अगर आप अपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य ने किस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी? तो तक्षशिला जो है उसमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और जो नालंदा विश्वविद्यालय में बतौर इसमें आचार्य इन्होंने काम किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन और कारण है कि कथन देखिए, प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है। ये कथन आपका सही है। जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है कर्तव्य पर आधारित है। कारण क्या, व्यक्ति अपने दायित्वों का संपादन कानून से न कर कर्तव्य से करता है। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और जो ए आर दोनों सही हैं और आर ए जो है सही व्याख्या आर करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हॉब्स के बारे में क्या सही है? हॉब्स के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वो आपका कि उसने सामाजिक शास्त्रों के लिए न्यूटन के यांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप सिद्धांत तैयार करना चाहा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे अच्छे शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता हो। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जलिनक का है। प्रश्न नंबर 5वां है कि इसमें राजनीति विज्ञान का तत्व क्या नहीं है, यानी इसमें राजनीति विज्ञान का जो तत्व एलिमेंट्स कौन कौन से नहीं है, कौन सा नहीं है, ये बताना आपको। तो राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, सही है। राजनीति एक क्रिया है, भी सही है। राजनीति संघर्ष की उपज मात्र है और राजनीति एक नैतिक क्रिया है। 3 सही है आपके, लेकिन इसमें नैतिकता का कोई स्थान नहीं, तत्व नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। याद रहे, तत्व न कि आपसे विशेषता पूछ रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका कथन है? ये कथन आपका गिलक्राइस्ट का है। जब मैं परीक्षा के प्रश्न पत्र का शीर्षक राजनीति शास्त्र देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर अधिक खेद होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका मेटलैंड का है। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीति विज्ञान होना तो दूर यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये आपके जो लगातार दोनों कोट हैं आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के एक विभिन्न एग्जाम देते हैं तो कभी भी भूलना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बक्कल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, परंपरावादी विद्वानों के विचार में राजनीति शास्त्र का अध्ययन किस रूप में नहीं किया जाता है? तो राजनीति शास्त्र को केवल मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में वो नहीं करते, ये बल्कि व्यवहारवाद यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता है। अगला प्रश्न कि राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा किसने दी? पॉलिसी साइंस की का कंसेप्ट या अवधारणा किसने दिया? तो लासवेल ने दिया। प्रजातंत्र की आलोचना किसने नहीं की है, यानी लोकतंत्र की आलोचक कौन सा इसमें से नहीं है? तो है आपकी ब्राइस। बाकी लेकी, हेनरीमैन और कार्लाइल तीनों ही लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। संविधान राजनीतिक समाज का एक ऐसा ढांचा है जिसे कानून के माध्यम से कानून द्वारा संगठित किया गया हो। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका जेम्स ब्राइस का है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान ऐसी प्रक्रिया का द्योतक है जिसके द्वारा शासन की गतिविधि पर प्रभावशाली अंकुश रखा जाता है और इसे ऐसी प्रक्रिया समझा जाता है जिसका कार्य केवल संगठित करना नहीं बल्कि अंकुश रखना है, यानी संगठन पर। यह किसकी उक्ति है? तो ये जो कथन है आपका कार्ल फ्रेडरिक का है। क्वेश्चन नंबर 14 कि संविधान को युक्त निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए उसे किसके मूल्यों के साथ समन्वित करना जरूरी है?
तो ये होगा इसका आंसर, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समन्वित करना जरूरी है। अगला प्रश्न, ऐसा सिद्धांत और व्यवहार जिसके अंतर्गत किसी समुदाय का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाता है कहा जाता है? तो उसे हम समाजवादी कहते हैं, समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसमें से सही कथन कौन सा है? तो इसमें से जो सही कथन है वो है कि एक तो देखिए, ब्रिटेन अनुदार दल प्रजातंत्र का समर्थक है, सही है। उदार दल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक है, ये भी सही है। मजदूर दल समाजवादी ढंग से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है, ये भी सही है। इसलिए इसका जो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बुर्जुआ प्रजातंत्र की तुलना में श्रमजीवी वर्ग का शासन वास्तविक प्रजातंत्र है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका फ्रेडरिक एंजल्स है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि बचत को आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त किसने बताया? तो बचत को आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में व्याख्या करने वाले जो है आपके एडम स्मिथ हैं। महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित हुए थे, तो महात्मा गांधी के विचार किससे प्रभावित हुए थे? तो थोरो की कृतियों से, टॉल्स्टॉय की कृतियों से और रस्किन की कृतियों से, नहीं तीनों लोगों से प्रभावित हुए थे, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी इन सभी की कृतियों से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सहयोगी सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया है? तो है आपके सेबी मैकफर्सन, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहन किया? तो ये हैं आपके जेरेमी बेंथम, जो कि उपयुक्तवाद के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है? तो राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है, क्या कथन किसका है? मकाईवर का है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था कौन सी, यानी संवैधानिक संस्था नहीं है, इसकी स्थापना संविधान के बाद बनने के बाद हुई है। तो ये जो आपके वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, तीनों ही इनका संविधान उल्लेख है 280, 324 और 263। तो आपका जो योजना आयोग है ये संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि संविधानेतर संस्था है। क्वेश्चन नंबर 24, कि अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपको पता ही कि फेमस कथन कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राष्ट्र एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, ये कथन किसका है? और बेहद महत्वपूर्ण कोट है, तो ये कथन आपका श्री अरविंद घोष का है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रीन के मतानुसार स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़ी बाधाएं कौन सी हैं? ग्रीन के अनुसार, तो ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता में जो 3 सबसे बड़ी बाधाएं वो एक अनभिज्ञता, दरिद्रता और नशाखोरी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि निम्नलिखित में से किस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अंतर्निहित है? आपका राजनारायण बनाम यूपी, इसमें उन्होंने ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट निम्न में से भारत सरकार के किस मंत्रालय का हिस्सा है? तो यह आपका जो गृह मंत्रालय उसके अधीन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि स्थानीय शासन से आज अनेक भूमिकाओं के निर्वाह की अपेक्षा की जाती है, वे क्या हैं? तो स्थानीय शासन से आज अनेक भूमिकाओं के निर्वाह की अपेक्षा की जाती है, वे हैं एक नियामक की भूमिका में, एक सेवा प्रदायक की भूमिका में, एक अभिकर्ता की भूमिका में और एक कल्याण अभिकरण की भूमिका में। चारों कथन सही होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विज्ञान जीवन के लिए है, जीवन विज्ञान के लिए नहीं है, ये कथन भी देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये कथन आप किसका? तो रॉबर्ट एस लिंड का है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा
क्षेत्रीय परिषद का लक्ष्य नहीं है। तो क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो है आपका कि एक समान नीति निर्माण को सुगम बनाना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में सही है? यानी संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा कथन सही है? 316 सदस्यों की नियुक्ति की पदावधि से संबंधित है और 320 लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है और अनुच्छेद 330 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या? और जो 317 है संघ के लोक सेवा आयोग 315 में है, न कि 317, तो ये गलत है। तो 1, 3, 4 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। इस देश में उपलब्ध शिक्षा के उच्चतम स्तर के अनुकूल आयोजित प्रतियोगिता परक परीक्षा के आधार पर चयनित आज के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न युवा वर्ग को लोक सेवा में नियुक्त किया जाना चाहिए, ये वक्तव्य किससे मिलता है? ये कथन आपका जब द नॉर्थ कोड ट्रेवलियन रिपोर्ट में मिलता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन कौन से इसमें से कथन सही है आपको बताना है। यह प्रधानमंत्री का विचार केंद्र है, सही है। यह संविधानेतर निकाय है, भी सही। इसकी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है और इसकी स्थापना आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ जो है इसके नाम से प्रचारित करने वाले वो मुरारजी देसाई साहब हैं। इसे भारतीय सरकार के कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत विभाग का दर्जा प्रदान किया गया है, ये कथन भी सही है। प्रशासनिक दृष्टि से मंत्रिमंडलीय सचिव के अधीन है, बिल्कुल नहीं, इसके लिए अलग से एक सचिव है। तो ऑप्शन डी गलत है और बाकी तीनों सही है, यानी 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संस्था के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? जो सीएजी है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये एक उपनिवेशी विरासत यानी क्या अंग्रेजों से आपको उधार मिला, ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये आपको मैच करना है और बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये सब। तो ग्रैनविल ऑस्टिन कहता है कि जो भारत का संघ है वो केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ है। केसी वेयर भारतीय संघ को अर्धसंघ की उपमा देते हैं। एप्पल भी सहयोगात्मक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं और आइवर जेनिंग जो है अत्यंत संघी होने की बात करते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो है ए। क्वेश्चन नंबर 38 वैज्ञानिक प्रबंध में वन बेस्ट वे का क्या अर्थ है? तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में वन वे बेस्ट का जो अर्थ है कि कार्य विधियों का मानकीकरण। संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश कौन सा है? तो संरक्षक नौकरशाही के पारंपरिक देश आपका यूएसए है और यही किन नौकरशाही को हम लूट या स्पॉइल सिस्टम में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है, खासकर नेट के एग्जाम में और जो पीजीटी एग्जाम होते हैं उसमें भी। तो सबसे पहले जो शब्द आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व इस क्रम में आते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, CBAD। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगे तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं। हम उस विधेयक को क्या बोलते हैं? तो उस विधेयक को हम विनियोग विधेयक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो जो फजल अली आयोग से एक अलग से बना था, ये उसमें नहीं थे, बाकी तीनों लोग शामिल थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय किया कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं सदन के पटल पर परीक्षण करना चाहिए? तो ये ऐसा बोमई बनाम भारत संघ में ऐसा निर्णय आया।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पर्याप्त आधार कौन सा नहीं है? कि राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया, इस पे आप संसद की संयुक्त अधिवेशन संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो वह है आपका संघ शक्तियों से संबंधित समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है मनरेगा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं है? मनरेगा किसके साथ संबंधित नहीं है? तो है आपके कृषि संबंधी संकट के लिए, बाकी रोजगार, गरीबी और विवादग्रस्त प्रवचन को रोकना। क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल का प्रवर्तन किसने किया? तो भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल की बात करने वाले राजकृष्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? सुरक्षा संबंधी दुविधा राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण विरोधाभास है, सही है। और हथियारों की होड़ राज्यों की असुरक्षा को बढ़ाती है, ये कथन भी सही है। अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एक समाधान है, बिल्कुल नहीं। स्थायी सैन्य बल सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, ये भी सही नहीं। दो कथन गलत है, इसमें से सी तीसरा और चौथा सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीतकाल में निम्नलिखित में से किससे बदलाव की भविष्यवाणी की गई थी? वो है आपका राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म के। डियर स्टूडेंट, फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग बीपीएससी जो 7th फेज की टीचर रिक्रूटमेंट करा रहा है, उसी के लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की यानी राजनीति विज्ञान के लिए हम लोग बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो सीरीज़ है 7th सीरीज है आज की। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं, तब भी आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय क्या है, जिसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्रवाई से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 कि एक अनोखी कार्यपालिका जो स्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका को इस तरह वर्णित या उसकी विशेषता है? तो ये है आपके स्विस संघीय कार्यपालिका यानी स्विट्जरलैंड जो कार्यपालिका है उसकी विशेषता है। अगला प्रश्न कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना, निम्नलिखित में से किसने ये संविधान का कार्य बताया है? तो ये है आपकी CF स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 53 किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार की है कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों से में मेल रखना है? तो एक आपका AB डाइसी का है, जो कि रूल ऑफ लॉ के जनक है। क्वेश्चन नंबर 54 लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। लॉबिंग की जो कार्यशैली है वो दबाव समूहों के द्वारा अपनाई जाती है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित वीटो शक्तियों में से कौन अमेरिकी राष्ट्रपति को उपलब्ध है किंतु भारतीय राष्ट्रपति को नहीं? तो ये है आपके स्थगन वीटो। अगला प्रश्न कि हंटिंगटन के अनुसार निम्नलिखित देशों या क्षेत्रों में से किस जनतंत्रीकरण की तृतीय लहर में माना जा सकता है? ये दक्षिण और पूर्वी यूरोप के देशों को। क्वेश्चन नंबर 57 है विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो जो रूल ऑफ लॉ है वो कानून के समक्ष सबकी समानता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है भिन्न नाम पत्रों यानी जिसको हम लेबल बोलते हैं वाले दो खाली बोतलों किस राज्य की दल व्यवस्था की विशिष्टता दर्शाती है? तो वह है आपका USA की। अगला प्रश्न कि 1933 के श्वेत पत्र के आधार पर एक संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति की गई जिसका अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आपके लॉर्ड लिनथगो। अगला प्रश्न कि 1933 के श्वेत पत्र में थी क्या थी उसकी विशेषता या स्पष्टता किस बात की थी? कि संवैधानिक सुधारों पर विचार करने हेतु मंच की आवश्यकता पर बल। क्वेश्चन नंबर 61 है
कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो वह है आपका कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है संसद के दोनों समान बहुमत से संशोधित किया जाता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 62, यह किसका कथन है? किसी भी व्यक्ति को असामाजिक कृत्य करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता जब तक कि मैं बदले में समाज को कुछ न दूं, तब तक मुझे समाज से कोई भी सुख सुविधा हासिल करने का अधिकार नहीं है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन प्रोफेसर लास्की का है। सॉरी, हाँ सही है, प्रोफेसर लास्की हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? तो जो आपका ग्राम पंचायतों को मजबूत करना है, जो कि अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, ये आपकी गांधीवादी विचारधारा से समर्थित है या प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कौन से संबंधित हैं? राज्य की नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध करना बल्कि मौलिक अधिकार की नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित से जुड़ी आवश्यकता समस्या को सदन के समक्ष लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के बारे में से कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं है? तो आप, यदि कोई लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई हो तब। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी हैं? तो सरोजिनी नायडू होंगी। अगला प्रश्न, कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था का किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? तो है आपका 1919 के तहत बाइकैमरल की व्यवस्था की गई, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया और सीमित उत्तरदायित्व भी प्रदान किया गया 1919 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 68 है, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस द म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके सी वाई चिंतामणि हैं। क्वेश्चन नंबर 69, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन जो है वो इसकी शुरुआत कब है? कि बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया कब से? तो है आपका नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में हुई थी, तब से वो राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है सीरीज है, उसका ये सीरीज 7th है। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। बताओ रिवीजन है, ये केवल रिवीजन के लिए आप जल्दी जल्दी से इसको आप देख सकते हैं ताकि आपने जितना पढ़ा वो रिकॉल हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।